नमस्कार दोस्तों, आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम क्लास 10th की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम क्लास 9th की मैथ पढ़ा रहे थे। अब आपको लगा होगा कि पहले 9th क्यों स्टार्ट की, क्योंकि इस कोरोना की वजह से क्लास 9th शायद ही लोगों ने अटेंड की होगी, बहुत ही कम लोगों ने 9th क्लास पढ़ी होगी। अब जैसे ही आप क्लास 10th में आए हो, आपको बोला जाएगा ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, ये पिछली कक्षाओं में आपने ये पढ़ा होगा, ये पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। आप सोचेंगे हमने तो पढ़ा ही नहीं, हम तो प्रमोट होके आ गए यहाँ पे, तो तब आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने क्या साथ साथ में 9th क्लास भी स्टार्ट कर रखी है, ताकि जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आए तो वो 9th क्लास की वीडियोज़ देख सकें। क्योंकि अभी जैसे एक आपकी जो एक्सरसाइज है 6, इसमें दे रखा है त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। अब इसमें दे रखा है समरूप आकृतियाँ, तो इसके साथ ही आपको जरूरत पड़ेगी कि सर्वांग सम आकृतियाँ। आपको बोला जाएगा, इसमें बोला कि आपने सर्वांग सम आकृतियाँ 9th क्लास में पढ़ी होगी। अब 9th क्लास में तो आपने पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए मेरा क्या है, मेरा मोटो है कि आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहूँगा आपने ये 9th क्लास में पढ़ी होगी। ऐसा कहीं भी जो टॉपिक होगा कि 9th क्लास में पढ़ी होगी, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर बताऊँगा। पहले उसको बताऊँगा, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज आपको दे रखा है इसमें त्रिभुज और उसके समरूप आकृतियाँ। अब क्या समरूप क्या होता है और सर्वांग सम क्या होता है। आपको बोला कि सर्वांग सम आपने 9th में पढ़ा होगा, तो मैं पहले सर्वांग सम बता देता हूँ क्या होता है। सर्वांग सम और समरूप दो चीज़ें होती हैं, एक सर्वांग सम एक समरूप। दोनों ही चीज़ें अलग अलग है, दोनों ही चीज़ें अलग अलग है। सर्वांग सम मतलब, सर्वांग सम को लिखेंगे कैसे, सर्वांग सम मतलब सर्व अंग समान, सर्व अंग समान, सभी अंग समान हो तो वो क्या होंगे, सर्वांग सम। अब किससे होंगे सर्वांग सम, होता क्या है, मतलब ऐसी दो आकृतियाँ जिसमें के दोनों के जो अंग हैं वो क्या है, समान हो, तो वो क्या होंगे, सर्वांग सम। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया यहाँ पे, ये त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज ये बनाया। अब इसमें दे रखा है ये ए बी और सी, ये हो गया डी ई एफ। अब इसमें क्या है, ये वाला अंग इस अंग के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर इसकी 5 सेंटीमीटर लंबाई है तो इसकी भी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। अगर इसकी 6 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर। इसकी 7 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर। यहाँ जो कोण मान लो ये 60 डिग्री का कोण है, ये भी मान लो 60 का है और ये भी 60 का है, या फिर अलग अलग मान लेते हैं हम, ये 70 का है, 60 और 70 कितने हो गए, 130, और ये मान लो कितने डिग्री का हो गया, 50 डिग्री का। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये वाला भी कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, ये वाला भी कितना होना चाहिए, 70, और ये वाला कितना होना चाहिए, 50। मतलब सर्वांग समान, मतलब ये वाला अंग इस वाले अंग का, जिधर वाला जो अंग है वो इधर वाले ए बी इस साइड में है तो इस साइड वाला अंग क्या होना चाहिए, समान। मतलब एक एक अंग हो सकता है इसको घुमा दिया हो ऐसे, तो इसमें क्या होना चाहिए, जैसे अगर ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये वाला कोण है इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए, ये वाला इस वाले के बराबर होना चाहिए, ये वाला इस वाले के बराबर होना चाहिए। हो सकता है इस आकृति को ऐसे घुमा दिया हो। अब क्या ऐसा तो नहीं है ना भाई सीधी आकृति देगा आपको, ये आकृति हो सकता है ऐसे घुमा दिया हो और यहाँ दे दिया हो डी ई एफ। तो इसमें ज़रा घबराने की जरूरत नहीं है, पहले देखना है। मान लो एक कोण आपको दे रखा है 60, एक दे रखा है इसमें 50, एक दे रखा है आपको 70। चलो कोण तो हमारे बराबर हो गए, एक 60 है, एक 50 है, एक 70 है, कोण तो हमारे क्या हो गए, बराबर। अब बात है भुजा की, क्योंकि हमें क्या है, सर्वांग सम में क्या था, सभी अंग समान होने चाहिए। अब देखो सर्वांग सम में सभी अंग कैसे काम समान होंगे, ये 5 है, कौन सी किस किस कोण के बीच में, 60 और 70 वाले में ये 5, ये 70 और 50 वाले में कितना है, 6, और ये कितना है, 7। तो ये क्या हो गया, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, सभी क्या है, सभी के अंग क्या हैं, समान। तो इसे कहते हैं सर्वांग समता। ये तो होगी त्रिभुज की। ऐसे अगर कोई चतुर्भुज दे रखा है, ये चतुर्भुज दे रखा है, अब इसमें क्या होगा, एक दूसरा चतुर्भुज ये दे रखा है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, जैसे ए बी सी डी पी क्यू आर एस ये दे रखे हैं। अब इसमें मान लो ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये 6 है तो ये भी 6, ये 7 है, ये 7, ये 8 है, ये 8, सॉरी हाँ जो भी है, मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, इतना सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये कोण भी बराबर होना चाहिए। जैसे ये मान लो कितना 110 डिग्री का है तो ये भी 110 डिग्री होना चाहिए। ये मान लो आपको दे रखा है 70 डिग्री का है तो ये भी कितना होना चाहिए, 70 डिग्री का होना चाहिए। ये वाला मान लो दे रखा है आपको कितना 60 डिग्री का है
तो ये वाला भी कितना होना चाहिए 60। अब कितना बच जाएगा तीसरा लास्ट कोण, कितने हो गए ये 70 और 60 130 और 110 कितने हो गए 240 डिग्री। बाकी की त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। कितना बच गया, ये कितना हो गया 240 डिग्री। तो 360 के लिए कितने डिग्री का होना चाहिए 120 डिग्री का। तो ये भी कितना होना चाहिए 120 डिग्री का। इतना होता है ना, 120 ही बचता है, 50 60 360 हो गए ना। तो ये है सर्वांग सम में क्या है, सभी अंग समान होने चाहिए। सर्वांग सम में मतलब सभी अंग क्या होने चाहिए समान। ऐसे नहीं सभी मतलब ऐसे बराबर नहीं होना चाहिए, सभी मतलब इस वाले का इस वाले अंग से बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके 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 बराबर। मतलब जो मतलब इसमें हो जाएगा सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। संगत मतलब जो इधर है वो इधर वाली से बराबर होगी, इधर वाली है इधर वाली के बराबर होगी, इधर वाली के बराबर हो। ऐसे इसको उल्टा कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली किसके बराबर होगी इसके बराबर। तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत आपको मतलब बताया था, संगत मतलब जिधर ये है ये इधर है तो ये भी इधर होना चाहिए। संगत मतलब इस साइड की बात हो रही है तो इसमें भी इस साइड की बात हो रही है। अगर इसको ऐसा दे रखा तो इस साइड की बात हो रही है, मतलब इसको आप उल्टा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती है, जैसे ये त्रिभुज है और दूसरा ये वाला त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो ये त्रिभुज पूरा इसके ऊपर आ जाएगा और इसको क्या कर देगा पूरा कवर कर लेगा, यानी पीछे वाला त्रिभुज इसमें दिखाई नहीं देगा, मतलब पूरा जो कवर कर ले वो क्या हो गया सर्वांग सम। ऐसे अगर कोई चतुर्भुज दे रखा है तो दूसरा चतुर्भुज अगर सर्वांग सम होगा तो वो इसके ऊपर पूरा आ जाएगा, पीछे वाली आकृति हमें नहीं दिखेगी। तो उसमें भी क्या है कि जब कोई दो चतुर्भुज अगर सर्वांग सम है तो उसके संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं बराबर होंगी। संगत मतलब जिधर वाली जो भुजा है उधर वाली ही भुजा। अब इसको घुमा भी दिया हो ना तो ये देखना है कि जैसे मान लो ये 60 कोण है, ये 60 डिग्री था, अब इस चतुर्भुज को ऐसे करके ऐसे अलग तरीके से घुमा दिया, 60 ये दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ से स्टार्ट करो सारे कोण, और बाकी जो नंबर यहाँ से 60 यहाँ था और इसको ऐसे घुमा दिया तो 60 ही मान लो यहाँ आ गया, तो फिर आगे वाले सारे बराबर होने चाहिए। आगे वाला ये 120 होना चाहिए, फिर ये 70 होना चाहिए, ये 110 डिग्री होना चाहिए। तो मतलब इसका क्या है संगत भुजाएं बराबर होगी और संगत कोण बराबर होंगे, तो वो क्या हो गए बराबर। इसमें वर्ड क्या है बराबर, ये वर्ड याद रखना। इसमें क्या है बराबर या समान, क्या होता है बराबर या समान। तो आपके सर्वांग सम में था ये बराबर या समान होने चाहिए, संगत भुजाएं समान होने चाहिए, संगत कोण समान होने चाहिए, तब ही वो सर्वांग सम होगा। नाम से आपको लग रहा होगा देखो सर्व अंग समान, सभी अंग समान, तो वो क्या हो गया सर्वांग सम। क्या हो गया सर्वांग सम। तो सर्वांग समता के लिए आपको समझ में आ गया कि ऐसी दो आकृतियाँ जिसके संगत भुजाएं बराबर हो और संगत कोण बराबर हो तो वे क्या होंगे सर्वांग सम। दूसरा आपको बताया कि मैंने अगर दो आकृतियाँ सर्वांग सम है तो एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखेंगे तो पीछे वाली आकृति हमें दिखाई नहीं देंगी। क्या नहीं होगा दिखाई नहीं देंगी। अब इससे बात करते हैं, ये आ गया सर्वांग सम आपका हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी समरूप की। अब ये सर्वांग सम नाम से अलग अलग है, नाम से उसे अलग पहचान है कि इसके सभी अंग समान है। अब बात आई हमें समरूप की। समरूप देखो समरूप क्या है समरूप, रूप समान है, क्या है रूप समान है। अब रूप समान है मतलब वो दिखने में ऐसे लगे कि दोनों आकृतियाँ सेम सी है। दिखने में हमें क्या लगे कि ये वाली आकृति और ये वाली आकृति सेम सी है, उन्हें समरूप कहते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ जो खास होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब पहले तो बात है कि सर्वांग सम से हमें क्या हो गया कि जो सर्वांग सम है वो क्या होगा समरूप ही होगा। मतलब सर्वांग सम क्या होता है जिसके सभी अंग समान है तो वो तो दोनों आकृति हमें क्या दिखेगी सेम दिखेगी, उनका रूप भी सेम दिखेगा। तो पहली बात है कि आपसे पूछा जा सकता है कि सभी सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती है, कोष्टक दे दिया और बीच में फिर पूछा कि इसमें फिल करिए तो आप क्या होगे सभी सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती है समरूप होती है। ये तो 100% सत्य है कि सभी सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होगी समरूप होगी। ये तो दिमाग में बैठा लो कि जितने भी सर्वांग सम आकृतियाँ हैं वो सब आपस में क्या हैं समरूप। अब हम इस सर्वांग सम के अलावा कोई आकृति होगी उसको हम समरूप कैसे कहेंगे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि सर्वांग सम के अलावा कोई आकृति अगर समरूप है तो उसमें क्या क्या लॉजिक दे रखा अलग
कि हमें पता चल जाए कि सर्वांग सम और समरूप में ये अंतर होता है। देखो सर्वांग सम में सारी भुजाएं बराबर थी, समरूप में रूप समान है। जैसे देखो ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, देखो एक दूसरा त्रिभुज ये है। अब तो आपको क्या लग रहा है, सर दिखने में तो दोनों एक से लग रहे हैं, एक बड़ा लग रहा है एक छोटा लग रहा है, लेकिन दोनों का रूप क्या है, दोनों लग ऐसे रहे हैं जैसे कि इसको देखो, अगर हम मोबाइल आपके पास है आजकल, आप एक छोटा सा त्रिभुज लोगे, उसको जूम करोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, हैं जूम करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको बराबर हो जाएगा। जूम में क्या होगा, ये भी ऊपर बढ़ेगा, ये भी इधर बढ़ेगा, ये भी इधर बढ़ेगा। तो समरूप में क्या है कि हम अगर इसको जूम करें तो ये मोबाइल से बात कर रहा हूँ, आज जो मोबाइल की बात कर रहा हूँ कि अगर मोबाइल में किसी आकृति को आप जूम करोगे और इस आकृति के बराबर वो हो जाए तो वो क्या है, समरूप। क्या है, समरूप। अगर एक ऐसा जूम करके लास्ट पोजीशन ये आ गई कि वो इसके ऊपर कवर हो सकती है। तो अभी देखो आपको पहले इसमें आकृति में देखो, ये आकृति और ये आकृति, दोनों आकृतियाँ कैसे लग रही है, देखो एक से लग रही है ना, दोनों लग एक से रही है। इसका भी ये भुजा ऐसे ही है, ये कोण इतना ही है ऐसे दिख रहा है, ये कोण भी ऐसे दिख रहा है, ये कोण भी ऐसे दिख रहा है, हैं। अगर मैं आपको ऐसे कहूँगा ये भी तो त्रिभुज ही है, ये ऐसे थोड़ा लग रहा है, ये भी तो त्रिभुज ही है, तीन भुजाओं से क्रिया करती है, लेकिन ये दोनों देखो सेम से लग रहे हैं, हमको सेम से लग रहे हैं दोनों, देखो क्या लग रहे हैं, सेम से लग रहे हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये समरूप है या नहीं है, ये समरूप है या नहीं। दिखने में तो सर आपने बोला कि रूप समान है तो हम समरूप कर देंगे, ऐसा नहीं है। दिखने में तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस हो, लेकिन क्या है, हम इसको समरूप नहीं कर सकते। जैसे ये मान लो आपको ये आयत दे दी, ये आपको एक आयत दे दी, आयत, और ये आयत दे दी हैं, दिखने में तो ये दोनों भी सेम लगती है, तो क्या हम इनको समरूप कह देंगे, नहीं। इसके लिए भी हमें एक खास चीज़ इसमें दे रखी है, उसी को हमें जानना है, उसी चीज़ को हमें जानना है। अब उस चीज़ को जानने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ, फिर बताता हूँ मैं इन सब की। देखो एक आपको वर्त दे रखा है, एक क्या दे रखा है, वर्त, एक दूसरा वर्त दे रखा है। तो वर्त, दो वर्त हमेशा आपस में, कितने भी वर्त हो, वर्त अगर दोनों हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। ये चीज़ें याद रखना, पर इनको मैं अभी डिस्कस करके बताऊंगा कि क्यों होंगे। जितने भी वर्त हैं वो समरूप होंगे, क्योंकि इनका रूप ऐसे लगेगा। देखो आपको सब आएगा, राउंड में आएगा, ऐसा नहीं कि वर्त कभी ऐसे नहीं बना सकते आप, ऐसे नहीं बना सकते। वर्त आएगा तो ऐसे गोल ही होगा। तो सभी वर्त क्या होंगे, वर्त आकृतियाँ क्या होगी, समरूप होंगी। इसी प्रकार हम अगर वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग, सभी वर्ग आकृतियाँ होगी, वो भी क्या होंगी, जैसे ये वर्ग है, ये वर्ग है, सीधा हो जा भाई, ये वर्ग है, ये वर्ग है। तो ये दोनों भी आकृतियाँ क्या है, ये भी समरूप है। क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। अब तीसरी बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं तीनों समान हो, तीनों समान भुजाएं होगी तो दो समबाहु त्रिभुज होंगे। ये भी समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है, और ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होंगे। अब इससे हमें चीज़ आती है कि ऐसा क्या है, वर्त भी हो गया समरूप, वर्ग भी समरूप हो गया, त्रिभुज भी समरूप होगा, दो समबाहु त्रिभुज भी समरूप हो गए, आयत क्यों नहीं हुआ, विसंबाहु त्रिभुज क्यों नहीं हुए, ये आपके चतुर्भुज, सारे चतुर्भुज क्यों नहीं हुए, ये सब आपके दिमाग में आएगा। तो अभी आपको बताते हैं। देखो समरूप के लिए एक चीज़ विशेष है, समरूप के लिए एक चीज़ विशेष क्या है, कोई भी दो आकृति, कोई भी दो आकृति जिनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं और संगत कोण क्या हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, क्या हो, समानुपाती हो, और संगत कोण बराबर हों, बराबर हों, तभी ही दो आकृतियां आपस में समरूप होंगी। दो आकृतियां समरूप होने की शर्त क्या बताइए आपको, कि दो आकृतियां तभी समरूप होगी जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो या संगत कोण बराबर हों, या तो संगत भुजाएं समानुपाती हो या संगत कोण क्या हो, बराबर हों। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपको सर्वांग सम के बारे में बताया था, सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में या चतुर्भुज के बारे में बताया था। तो ये ए था, ये बी है,
ये सी है, ये डी ई एफ, ये पी क्यू आर जो मान लो। तो सर्वांग सम में क्या था, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, और ये मान लो 4.1 है तो ये भी कितनी है 4.1। अब आपको दे रखा मान लो ये आपका डिग्री 70 डिग्री कोण था, ये आपका मान लो 65 डिग्री कोण है। अब कितना बच गया, 70 कितने 114, 100 कितना हो गया 40, 140 में से 5 गए 35, कितने डिग्री का बच गया भाई, ये वाला कितने डिग्री का बच गया 130, 135, 180 में से 35 गए तो कितने आ गए 45 डिग्री, इतने आता ना। चलो ये 45 डिग्री का, तो इसमें ये कोण भी कितने थे, ये 70 का था, ये 65 डिग्री का था, और ये 45 डिग्री का था। डिग्रियां लगाते रहना भाई। अब हमें दे रखा था कि ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम है। अब हम बताएंगे कि ये सर्वांग सम है तो समरूप भी है। हमें दे रखा है कि सर्वांग सम है तो समरूप भी होती है, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। कैसे कि संगत भुजाएं क्या होती है इनकी समानुपाती, मतलब जैसे ए बी बटा ए बी की संगत भुजा कौन सी हो गई डी ई, इसी प्रकार बी सी बटा क्या हो गई ई एफ, और लास्ट कौन सी आ गई डी क्या बी सी हो गई ना सी ए बटा ई डी एफ डी। ये भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए समान। देखो ए बी कितनी देर की है 4 बटा ये वाली कितनी देर की है 4, ये कितनी देर की है 4.1, ये कितनी देर की है 4.1, ये कितनी देर की है 5, ये कितनी देर की है 5। देखो 4 से 4 कट गए 1:1, 4.1 से 4.1 कट गया कितना आ गया 1:1, 5 से 5 कट गया कितना आ गया 1:1। देखो हमने बताया कि सभी सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है समरूप। तो देखो संगत कोण तो इनके ऑलरेडी बराबर हैं, ये वाले कोण, ये वाले कोण और ये वाले कोण आपस में बराबर हैं। तो संगत कोण तो क्या होगा, संगत मतलब बताए जो इधर है उसका इस साइड वाला कोण इस वाला इस साइड में, इस साइड वाला इस साइड की, ये कोण क्या है आपस में बराबर हैं। अब इनकी संगत भुजाएं, ये संगत ये वाली भुजा है तो इसकी संगत कौन सी होगी ये, नहीं ये मत लेना, अगर ये ले लिया तो आपने सारा गड़बड़ कर दो। इधर वाली भुजा इधर वाली से, यानी जो मैंने बताया था जैसे कोण देखना, ये कोण है ये कोण इन दोनों कोणों के बीच में है तो इन दोनों कोणों के बीच में लेना। ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनमें देखना कि ये दोनों कोणों के बीच में कौन सी भुजा है वो वाली लेना। ऐसे ही 70 और 45 के बीच में कौन सी है ये वाली भुजा, 70-45 के बीच वाली लेना। तो अब ये क्या बोला कि हमें संगत भुजाएं समानुपाती हो। समानुपाती मतलब इसका और इसका अनुपात, अनुपात के लिए क्या होता है हमेशा, अगर बोले कि ए अनुपात बी, इसका मतलब क्या होता है ए बटा बी, क्या होता है ए बटा बी, ये हो गया अनुपात। अनुपात के लिए क्या होता है ए अनुपात बी दे रखा था इसको ए बटा बी लिखते हैं, ये मैंने क्या समानुपाती होती है तो ये बी बटा डी, ए बी कितना 4, ये भी 4 बटा 4। इसी प्रकार बी सी बटा ई एफ कितना होगा, बी सी बटा ई एफ कितना होगा 4.1 बटा 4.1, दोनों आपस में कट गए कितना आ गया 1:1। इसी प्रकार सी ए बटा डी एफ ये भी 5 बटा 5 कितना आ गया सॉरी कितना आ गया 1:1, ये भी कितनी आ गई 1:1। तो इससे हो गया कि हमें ये सिद्ध हो गया कि जो सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती है हमेशा क्या होती है समरूप। अब हम इसको सर्वांग सम नहीं मानते हैं, थोड़ी देर क्या कर देते हैं हम इसको सर्वांग सम नहीं मानते। अब इस आकृति को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं, अब इस आकृति को मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। देखो ये आपको क्योंकि सेम बनाऊंगा तो फिर आप सर्वांग सम समझ बैठोगे। डी ई एफ, अब यहाँ दे रखा आपको 70 डिग्री, यहाँ दे रखा है 65 डिग्री, यहाँ दे रखा है कितना 45 डिग्री। अब मान लो आपको ये दे रखी है मान लो कितनी 5 सेंटीमीटर, ये वाले दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, ये वाले दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, ये वाले दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, ये वाले दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर और ये वाले दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। देखो ये 5 सेंटीमीटर, ये वाले 10 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। अगर ऐसे कोई आकृति आपको दे रखी है तो अब इसमें आपको ये तो पता चल गया कि ये सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि ये अंग समान नहीं है। कोण तो इनके बराबर हो गए लेकिन ये 5 है ये 10 है, इसका मतलब ये क्या है सर्वांग सम तो नहीं है,
अब हमें सिद्ध करना है कि ये समरूप है या नहीं है। तो समरूप के लिए मैंने बताया कि संगत, देखो संगत कोण तो बराबर दे रखे हैं, तो एक बात तो हमें मिल गई कि संगत कोण इसके क्या है, बराबर। तो अब दूसरी चीज़ याद क्या करनी है हमको, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। अब देखो मैंने क्या लिया, ए बी कितनी है 5, इधर की डी कितनी है 10, इसी प्रकार बी सी कितनी है 3, ई एफ कितनी है 6, सी ए कितनी है 4, एफ डी कितनी है 8। देखो ये कितना हो गया, 1:2, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। देखो सभी का अनुपात समान है, 1/2, 1/2, 1/2, सभी का अनुपात समान है। अगर ये अनुपात समान है तो क्या हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, समरूप। ये दोनों आकृतियाँ क्या हो जाएगी, समरूप। इनका अनुपात अब आपको समझ में आ गया कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, कि संगत भुजाएं समानुपाती कैसे होती है। समानुपाती मतलब समान है अनुपात जिनका, समान है अनुपात जिनका। देखो इसका अनुपात मतलब ये वाली बट्टा ये वाली है, अनुपात मतलब संगत भुजाएं समानुपाती मतलब ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो रही है इसका मतलब ये समानुपाती, ये समरूप आकृतियाँ नहीं है। अगर ये समानुपाती नहीं है तो क्या है, समरूप आकृति नहीं है। अब एक बात मैं बता देता हूँ, इसमें क्या बोला गया, एक त्रिभुज को छोड़ दो। त्रिभुज में एक क्या होता है, त्रिभुज में बताया गया है कि अगर किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं, इस त्रिभुज के लिए एक विशेष है, त्रिभुज ओनली त्रिभुज के, चतुर्भुज की बात नहीं कर रहा हूँ। त्रिभुज के लिए एक विशेष है कि त्रिभुज के अगर संगत कोण बराबर हैं, ये 70 है, ये भी 70 है, ये 65 है, ये भी 65 है, ये 45 है, ये भी 45 है, अगर संगत कोण बराबर हैं तो उसकी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होंगी। क्या होंगी, भुजाएं समानुपाती होंगी। अगर किसी त्रिभुज की संगत कोण बराबर हैं, किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। तो त्रिभुज में अगर आपको संगत कोण बराबर दे रखे हैं तो भी आप उस त्रिभुज को क्या कर सकते हो, समरूप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, समरूप कर सकते हो, चाहे कैसा ही त्रिभुज दे रखा हो। जैसे आपको एक त्रिभुज ये दे रखा है, एक त्रिभुज आपको ये दे रखा है, दूसरा त्रिभुज आपको ये दे रखा है। अगर इसमें ये ए बी सी ये है पी क्यू आर, अब मान लो आपको ये दे रखा है कितना डिग्री, 60 डिग्री, ये दे रखा है मान लो आपको 50 डिग्री, और ये दे रखा है आपको 70 डिग्री, ये दे रखा है आपको 70 डिग्री, ये दे रखा है आपको 60 डिग्री, और ये दे रखा है आपको 50 डिग्री। अगर आपको ऐसे भी कोई दे रखा है और आपको भुजाएं नहीं दे रखी है, आपको क्या नहीं दे रखी है, भुजाएं नहीं दे रखी हैं, आपको संगत कोण दे रखे हैं कि ये कोण सारे कोण दे रखे हैं, और आपको पता चल रहा है कि ये 50 है, फिर उसके आगे वाला कितना है 70, उसके आगे वाला 70 है, फिर उसके आगे वाला कितना है 60, फिर उसके आगे वाला कितना है 60 डिग्री, कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुजों के अगर संगत कोण बराबर हैं तो इनके लिए, त्रिभुज के लिए इस चीज़ की ज़रूरी नहीं है कि उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अगर संगत कोण उसके बराबर हैं तो त्रिभुज के लिए आपको ये सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है कि उसके संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। क्या होनी चाहिए, समानुपाती। इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक क्या बात है कि अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण क्या हैं, आपस में बराबर हैं, तो वो उसकी संगत भुजाएं ऑटो में क्या हो जाएगी, समानुपाती। क्या हो जाएगी, ऑटो में ही समानुपाती होंगी, और ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप। अगर आपको त्रिभुज की समरूपता सिद्ध करनी हो तो आपको उसके तीनों कोणों को क्या कर दो, संगत कोणों को क्या कर दो, बराबर सिद्ध कर दो, तो उसकी समरूपता सिद्ध हो जाएगी। लेकिन ये जो बात है ये चतुर्भुज पे नहीं लागू होगी, ये बात चतुर्भुज पे नहीं लागू होगी, चतुर्भुज पे नहीं लागू होगी। अब आपको एक बोला था, पहले मैंने बोला था कि समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज ये है, एक समबाहु त्रिभुज ये है। अब समबाहु में क्या होता है, समबाहु से आपको क्या समझ में आता है, डी ई एफ। समबाहु मतलब समान है भुजा जिसकी, समान मतलब अगर ये इसकी 3 सेंटीमीटर होगी तो तीनों भुजाएं इसकी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ये इसके 7 सेंटीमीटर है तो इसकी भी तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर।
अब एक बात बताऊँ आपको, अगर किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज अगर वो समबाहु है, उसकी भुजाएं अगर बराबर हैं, तो उनके कोण भी क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। कोण भी तीनों क्या होंगे, बराबर। अगर कितना हो जाएगा, टोटल कोण कितना होता है 360 डिग्री, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, और ये समबाहु त्रिभुज में क्या हो गया, अगर समबाहु का मतलब आपको ऐसे दे दिया कि एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज दे दिया आपको और बोल दिया कि इसकी एक भुजा आपको क्या है, 3 सेंटीमीटर है, क्या है, 3 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज दे दिया आपको और बोला कि इसकी एक भुजा कितनी सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो बाकी भुजाएं कितनी हो, बाकी भुजाएं और कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि समबाहु से ये होता है कि उसकी सारी भुजाएं बराबर है। एक 3 दे दी तो बाकी 3 क्या हो जाएगी, बाकी 2 भुजाएं क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, और प्रत्येक कोण समबाहु का कितना होता है, 60 डिग्री। अब इसी प्रकार एक ये समबाहु आकृति है, इसमें एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो तीनों भुजाएं कितनी होगी, 60, और तीनों कोण भी कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री का। कभी ये मत सोचना सर ये तो छोटा सा है, इसका कोण 60 है तो ये तो बड़ा हो गया, तो इसका बड़ा हो जाएगा, नहीं। ये कोण क्या होंगे, कोण त्रिभुज के क्या, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप चाहे ये छोटी सी आकृति बनाओ त्रिभुज की, ये वाली बनाओ, चाहे बड़ी सारी की इतनी बड़ी बनाओ त्रिभुज की आकृति, उसमें क्या होगा, कोणों का योग 180 डिग्री होगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये हो गया आपको कि अगर 2 समबाहु त्रिभुज हैं तो वो समरूप होंगे, अपने आप हो गए। देखो समबाहु थी, इनका अनुपात क्या हो जाएगा, इसका इस भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, 3/7, इसका और इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3/7, इसका और इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 3/7। देखो तीनों के अनुपात बराबर हैं, तीनों के अनुपात बराबर हैं, तो संगत भुजाएं क्या हो गई, इसके समानुपाती, और संगत कोण तो वैसे ही बराबर हैं, तो क्या हो गए, संगत कोण तो वैसे ही क्या हो है, बराबर हैं। तो दोनों समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, 2 समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप। क्या होते हैं, समरूप। अब मैंने बताया एक कि वर्त भी समरूप होते हैं, सारे वर्त। अब सारे वर्त मतलब जैसे एक वर्त आपका ये था, एक वर्त आपका ये है, एक वर्त आपका ये है, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या है 4 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर। अगर मुझे इन दोनों को मुझे क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है, तो क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या, आप सारी त्रिज्या, इसकी सारी त्रिज्याएँ क्या होगी 3 सेंटीमीटर, इसकी भी त्रिज्या क्या होगी सारी 4 सेंटीमीटर। तो इनका अनुपात क्या रहेगा, ऐसे कितने आप और त्रिभुज बना लो तो वो क्या होंगे, आपस में समरूप। क्या होंगे, समरूप, क्योंकि दोनों का अनुपात कितना रहेगा, 3/4। अनुपात तो एक ही होना है, इसकी कितनी त्रिज्या लो, सभी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, एक ही होगा। अगर मैं ये त्रिज्या लूँगा तो ये भी 3 होगी, ये 4 होगी, ये 3 होगी, ये भी 4 होगी, तो सभी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, 3/4। तो ये दोनों त्रिभुज क्या वर्त हमेशा क्या होंगे, समरूप। ऐसे ही मैं अगर इन दोनों की बात करूँगा, एक की 4 है, एक की 5, और बाकी सारी त्रिज्याएँ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होंगी, तो 4/5 ही रहेगा। तो सभी समबाहु त्रिभुज बराबर समरूप होते हैं, सभी वर्त समरूप होते हैं, और तीसरा क्या बताया था मैंने, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप। क्या बताया था, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप। देखो एक वर्ग आकृति ये है, एक वर्ग आकृति ये है। अब आपको समरूप के लिए क्या चाहिए था, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अब समानुपाती मतलब इसकी एक वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर होगी, तो सारी भुजाएं कितनी हो जाएगी। वर्ग क्या होता है, वर्ग वो आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो, 90, इसे वर्ग कहते हैं। वर्ग के लिए क्या होगा, प्रत्येक कोण क्या होगा 90 डिग्री, और प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर। अगर एक भुजा आपको देख रही है कि 4 सेंटीमीटर, तो आपको बोला कि एक 4 सेंटीमीटर का वर्ग भुजा वाला वर्ग बनाइए, तो एक 4 सेंटीमीटर खींची और इस पर 90 डिग्री कोण बना दो, इधर 90 बना दो, इधर 90 बना दो, 4 सेंटीमीटर का चाप यहाँ काट दो, यहाँ काट दो, इसको मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वर्ग हो जाएगा। तो एक वर्ग में क्या, वर्ग की खासियत क्या होती है कि उसका प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब मैंने दूसरा ये वर्ग लिया, इसकी भुजा मान लो कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। एक 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, और ये भी कितनी होगी 10, और प्रत्येक कोण वर्ग का कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। क्योंकि वर्ग होता ही क्या है, ऐसी चतुर्भुजीय आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। अब बराबर तो समचतुर्भुज भी हो सकता, लेकिन
जो समचतुर्भुज और वर्ग में अंतर क्या होता है? समचतुर्भुज, एक वर्ग क्या है? समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन एक वर्ग क्या है? समचतुर्भुज है। लेकिन क्या है इसमें उसको समचतुर्भुज से अलग क्या करता है? देखो देखो, एक आकृति ये है, इसमें भी देखो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सारी बराबर हैं, लेकिन कुछ चीज़ अलग लग रही है आपको। देखो ये कोण और ये कोण क्या आपको बराबर लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। तो समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर है कि प्रत्येक वर्ग क्या है? समचतुर्भुज होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक वर्ग क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और समचतुर्भुज के चारों कोणों का योग 90 डिग्री हो, ये जरूरी नहीं है। उसकी भुजाएं चारों क्या होनी चाहिए? बराबर। भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर। अब वर्ग से आपको समझ में आ गया कि दो वर्ग क्या होते हैं? वर्ग क्या होता है? जिसकी प्रत्येक भुजा क्या बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। अब हमें बोला कि प्रत्येक वर्ग क्या होती है? सारी वर्ग की जो आकृतियां हैं वो आपस में क्या होती हैं? क्या होती है? समरूप। कैसे होती है? देखो ये चार है, ये मान लो ए बी सी डी पी क्यू आर एस। देखो ए बी बट्टा पी क्यू क्या हो जाएगा? 4/10। इसी प्रकार बी सी बट्टा क्यू आर, ये भी 4/10। इसी प्रकार सी डी बट्टा आर एस, ये भी 4/10। डी ए बट्टा एस क्या एस पी, ये भी कितना हो जाएगा? 4/10। देखो इनको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/5। ये भी 2/5, ये भी 2/5, ये भी 2/5। तो हमारी एक बात तो हो गई कि कोई भी अगर दो आकृतियाँ जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है, देखो 2:5, 2:5, 2:5, 2:5, अगर अनुपात समान है और संगत कोण बराबर हैं तो वो आकृतियाँ क्या हैं? समरूप। संगत कोण तो आपको बताया कि प्रत्येक वर्ग का संगत कोण प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये वर्ग है, ये वर्ग हो, चाहे 10 वर्ग हो, सबके प्रत्येक कोण कितने डिग्री होंगे? 90 डिग्री। तो संगत कोण की बात तो यहाँ खत्म हो गई, क्योंकि उसके तो सारे कोण वैसे बराबर ही हैं, सारे ही कोण बराबर हैं। एक कोण से क्या? तो ये बात तो हो गई कि संगत कोण तो क्या हो गए इसके? बराबर। अब बात है संगत भुजाओं की। संगत भुजाएं क्या हो गई? देखो एक भुजा का दूसरी भुजा के साथ जो अनुपात आ गया, चारों भुजाओं के साथ वही अनुपात आएगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं तो 4 ही हैं, इसकी भी चारों भुजाएं 10 सेंटीमीटर हैं, तो अनुपात क्या आएगा? 2:5। तो क्या हो गया? ये भी आपको समझ में आ गया कि सभी वर्ग आकृतियाँ समरूप होती है, सभी वर्ग आकृतियाँ समरूप होती है, और सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। क्या होते हैं? समरूप। अब आपको मेन मुद्दे पे आना है। अब तक तो आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अब जो मेन मुद्दा है वो क्या है, उसकी बात हम यहाँ करेंगे। जैसे आपको दे रखा है एक चतुर्भुज, देखो ये चतुर्भुज दे रखा है, ए बी सी डी। दूसरा चतुर्भुज ये दे रखा है, पी क्यू आर एस। इसमें मान लो संगत भुजाएं समानुपाती होती है ना, तो ये मान लो थोड़ा इसको और छोटा कर दो, फिर मैं बता देता हूँ। ये मान लो है पी क्यू आर एस। ये मान लो आपको 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ये 5 मान लेते हैं, काटने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, और ये आपको दे रखी है कितनी सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 2 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब हमें याद करना है कि ये समरूप हैं कि नहीं। देखो समरूप के लिए क्या होनी चाहिए? इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात, और इसका और इसका अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और संगत कोण क्या होनी चाहिए? ये कोण क्या होनी चाहिए? बराबर। अब आपको लग रही है इनके ये कोण और ये कोण बराबर हैं। देखो ये कोण और ये कोण बड़ा है, ये क्या है? न्यून कोण हो रहा है, तो 90 से कम है, ये 90 से ज़्यादा दिख रहा है। देखो यहाँ 90 हो जाएगा, तो क्या होंगे? ये दोनों आकृतियाँ क्या नहीं होंगी? समरूप। क्या नहीं होंगी? समरूप।
ऐसी दो आकृतियाँ क्या नहीं होंगी, समरूप। इसके लिए हमें क्या चाहिए, किसी भी दो आकृतियों के समरूप होने के लिए क्या चाहिए, मैंने क्या बताया था अभी, उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर, और संगत भुजाएं समानुपाती। अब मैं दूसरा बनाता हूँ। एक आकृति है, एक आकृति है ये। अब मान लो ये कोण दे रखा है आपको 70, ये दे रखा है 110, ये दे रखा है मान लो आपको कितना हो जाएगा, ये भी मान लो 105 डिग्री दे रखा है। टोटल कितना हो गया भाई, 280। कितना बच गया, बाकी का कोण कितना बच गया, 360 में से 285 निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, 75 डिग्री, 75 हो जाएंगे ना। ये 75 डिग्री है। अब इसमें भी मान लो आपको दे रखा है ये 70 डिग्री दे रखा है, ये 105 डिग्री दे रखा है, ये 110 डिग्री दे रखा है, ये आपको 75 डिग्री दे। अब आपकी एक बात तो आपको मिल गई कि इनके संगत कोण क्या हैं, बराबर। संगत कोण क्या है, बराबर। संगत कोण बराबर हो गया। अब इस अकेले से हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये दोनों समरूप है। अगर आपको ये भुजा 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये आपको 10 दे रखी है, ये आपको 3 दे रखी है, ये आपको 6 दे रखी है, ये 4 दे रखी है, ये आपको 8 दे रखी है, ये आपको मान लो 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर इनका अनुपात हमारा अगर बराबर हो जाता है, इन सब भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर। देखो इसका और इसका क्या हो जाएगा, 5/10। इसी प्रकार इसका और इसका कितना हो जाएगा, 3/6। इसी प्रकार इसका और इसका कितना हो जाएगा, 4/8। इसका कितना हो जाएगा, 2.5 ये कितना है, 5। देखो ये कितना होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ढाई कितने होते हैं, 5। 2.2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब देखो ये सभी का अनुपात क्या है, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2। तो ये क्या हो जाएगी, अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और कोण भी, उनके संगत कोण भी अगर बराबर हैं, तो ये दोनों आकृतियाँ क्या कहलाएगी, समरूप। अगर इसमें मैं यहाँ अगर 3 सेंटीमीटर कर देता हूँ, अगर मैंने यहाँ 3 सेंटीमीटर कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 3/5। और अब क्या कहोगे इसको, ये समरूप है। अब क्या कह पाओगे कि ये आकृतियाँ समरूप है, नहीं। अगर ऐसा है तो ये आकृतियाँ क्या है, समरूप नहीं है। ये मैंने, या फिर ये मैंने कर दिया, एक ये भी चेंज कर दिया, मान लो इसको 5 कर दिया है, तो क्या ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5/8। ये कितना हो जाएगा, 5/8। अगर संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर नहीं हुआ, अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं हुआ, तो इन दोनों आकृतियों को हम क्या नहीं कहेंगे, समरूप नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे, समरूप नहीं कहेंगे। समरूप के लिए क्या बताया, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए और संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो संगत कोण तो हमारे पास बराबर आ गए, लेकिन संगत भुजाएं समानुपाती नहीं आई। देखो ये 5 है तो ये कितना है, 10। सही है, चलो 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, लेकिन ये 5/8 ये तो कठिन नहीं रहा। ये 3/5 ये भी अलग है, तो ये 2 तो बराबर आ गए, लेकिन बाकी 2 बराबर नहीं आई। अगर चारों भुजाओं का अनुपात समानुपात नहीं हुआ, यानी बराबर अनुपात में नहीं हुई संगत भुजाएं, 1:2 में सारी नहीं हुई। हाँ, 2 में होने के लिए क्या है भाई, यहाँ अगर 4 होता तो 2 हुआ था। अभी मान लो यहाँ 3 है और यहाँ 6 दे दिया, तो भी 1/2 हो जाएगा, तब सही है। अगर जब तक इनका अनुपात समान नहीं होगा, अनुपात समान नहीं होगा, तो ये क्या नहीं होगी, समरूप आकृतियाँ नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी, समरूप। आपको देखने से नहीं करना, कभी भी आपको दिख रहा है कि समरूप लग रही है मुझे, लगने से नहीं होता है। क्या होनी चाहिए सर पे, उसके संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, और संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब मैं एक आयत का एग्जाम्पल लेता हूँ। ये एक आयताकार आकृति है, ठीक है, ये भी एक आयताकार आकृति है। अब आयत की एक खासियत क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर हैं, और प्रत्येक कोण आयत का भी कितना होता है, 90 डिग्री। तो 2 आयत हमें देखने पर लगता है कि सारे कोण तो बराबर ही हैं। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ऐसे नहीं लिखते। 90 को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ये 90, ये 90, और ये भी कितना है, 90। इसी प्रकार ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी कितना है, आपको 90 डिग्री दे रखा है। चलो अब आयत की भुजा, मान लो ये भुजा कितनी दे रखी है, 4, तो सामने वाली भी कितनी होगी, 4। अगर ये कितनी दे रखी है, 5, तो ये भी कितनी हो जाएगी,
5। इसी प्रकार ये आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 8। ये आपको दे रखी है मान लो 10 सेंटीमीटर, ये भी कितनी हो जाएगी 10। अब अनुपात देखेंगे इनका, ये 4 है ये 8 है, तो 4/8 कितना हो गया 1:2, 5/10। बस एक ही भुजा देख लो, दूसरी तो अपने आप ही बराबर हो जाएगी, वो तो दूसरे अनुपात तो सेम ही आएंगे ना, भुजा तो बराबर ही है 1/2। अगर ऐसे अनुपात आ रहे क्योंकि आगे इसका भी 1/2 होगा और इसका भी कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये है इतना, ये है इतना। देखो ये 4/8 ये 5/10, दोनों का अनुपात कितना है 1:2 1:2। और संगत कोण तो सोचना ही नहीं है आयत और वर्ग का, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या होता है आयत और वर्ग का 90 डिग्री। संगत कोण में तो जाना नहीं है, हमें जाना है किसमें, संगत भुजाओं में। इनका अनुपात 1/2 हो गया, तो ये दोनों आकृतियाँ क्या है समरूप है। अगर मैंने यहाँ कर दी 9 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 9। अगर मैंने यहाँ 9 कर दी, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4/9, तो कितना आ गया 4/9, तो 4/9 ही रहेगा, कटेगा थोड़ा। अब क्या ये अनुपात बराबर है, नहीं है, क्या है अनुपात बराबर नहीं है। अब इन दोनों आकृतियों को आप क्या नहीं कह सकते, समरूप नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते, समरूप नहीं कह सकते। तो आपको बता दिया, दो आकृतियां तभी समरूप होगी जब उनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे, याद रखना क्या होंगे, बराबर, न कि समानुपात, नहीं, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और संगत भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात की होंगी। ये और ये, इसका जो अनुपात होगा सेम वही इसका और इसका होना चाहिए, वही अनुपात इसका और इसका होना चाहिए, वही अनुपात इसका और इसका होना चाहिए। मतलब ये 4:8 है, ये 4 अगर 8 है, मतलब इसका क्या मतलब क्या हो गया 1:2। अब इसमें ये नहीं कि सेंटीमीटर कितनी हो, दूसरी भुजा हो सकती है 20:40 हो, लेकिन इससे हमें तो जो सोल्व करना है वो कितना 20 से कम 20, 20 दूनी 40। हमें क्या चाहिए, जो अनुपात आता है वो समान होना चाहिए। यहाँ 20 होगा 40 होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 20 का भाग दिया, 20 से कम 20, 20 दूनी कितना हो गया 40। 1:2 था, ये भी 1:2 आ गया। अगर हमें कैसे भी, अगर तीसरी भुजा हमें 3:6 दे रखी है तो भी इसका 1:2 होगा। अगर आपको चौथी भुजा 4:8 दे रखी है, इसका भी अनुपात कितना होगा 1:2। तो हमें ये अनुपात बराबर चाहिए, और हमें लंबाई से कोई मतलब नहीं है कि उसकी कितने सेंटीमीटर दे रखी, क्या दे रखी है, क्या नहीं दे रखी है। हमें क्या चाहिए कि इसका जो अनुपात आना चाहिए, वो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमें बस ये चाहिए कि ये 1:2 आ रहा है, दूसरी भुजा वाला का 1:2 आ रहा है, इसका भी 1:2 आ रहा है, तो हमारा सही है। अदरवाइज आप चाहे कितना ही दे रखा होगा, 1:3 आ गया किसी का भी 1:3 आ गया, थोड़ा भी अलग आ गया, इससे कोई सा भी अनुपात अगर भिन्न आ गया तो वो आकृतियाँ क्या नहीं होंगी, समरूप। क्या नहीं होंगी, समरूप। अब देखो समरूप में कोई डाउट हो तो बताओ, मुझे नहीं लगता अब कोई डाउट आपके बचा है। अब समरूप और सर्वांग सम में बताया कि सर्वांग सम में सभी अंग क्या होंगे, बराबर होंगे, और सभी कोण संगत कोण क्या होंगे, सभी संगत कोण और संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। क्या हो जाएगी, सर्वांग सम से मतलब अंग समान, समरूप से आकृति समान। लेकिन आकृति समान तो मैंने बताया कि दो आकृति आपको दिख सकती है कि ये आकृति थोड़ी आपको एक सी लग सकती है कि सर को थोड़ा घुमा रखा है, लेकिन जो बताया मैंने कि इसके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर। अगर संगत कोण बराबर हो गए तो संगत भुजाएं, त्रिभुज की तो ऑटो में क्या हो जाती है, समानुपाती। लेकिन चतुर्भुज के लिए एक खास अलग चीज़ क्या चाहिए, इसके लिए संगत कोण भी बराबर चाहिए और संगत भुजाएं भी क्या चाहिए, समानुपाती। क्या चाहिए, समानुपाती। अब बात आ गई, आपको एक आकृति और बना के दिखा देता हूँ। एक आकृति ये है, इसमें मान लो ये दे रखी 1.5, ये 1.5, ये 1.5, ये 1.5 है। एक आकृति ये दे रखी है। अब आप आकृति में कोण आपको नहीं दे रखे हैं, कोण आपको क्या नहीं कर रखे, दे रखे। ये 3 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 3 दे रखा है। अब देखो संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, ये कितना था 1.5, ये कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार सारे कितने हो जाएंगे 1/2। तो संगत भुजाओं का तो अनुपात क्या आ गया हमारे पास, बराबर आ गया। लेकिन इस आकृति को देखने से लग रहा है ये कोण बराबर होंगे। देखो ये आकृति वर्ग है तो ये तो कितना होगा 90 डिग्री। इसमें कोई सा भी कोण आपको लग रहा है 90 डिग्री है,
एक भी कोण आपको क्या 90 डिग्री लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो ये आकृति दोनों क्या नहीं होंगी? समरूप। क्या नहीं होंगी? समरूप नहीं होंगी। ये एक विशेष ध्यान रखना है कि ये आकृति क्या नहीं होंगी? समरूप। अब मैंने क्या बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि सभी वर्ग क्या होते हैं आपस में? सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप, क्या समचतुर्भुज होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समचतुर्भुज होते हैं। देखो ये समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज, यानी चारों भुजाएं इसकी देखो समान है। चतुर्भुज है कि नहीं ये? लेकिन चारों भुजाएं क्या है इसकी? बराबर। लेकिन कोण तो बराबर नहीं है ना। देखो ये कोण आपका बराबर हो सकता है, ये और ये बराबर हो सकता है, लेकिन चारों तो बराबर नहीं है ना। अब क्या बताया था मैंने कि सभी वर्ग क्या है? समचतुर्भुज है, क्योंकि इसकी भी भुजा, इसकी भी भुजा और इसकी भुजा क्या है? बराबर। तो समचतुर्भुज के लिए हमें यही चाहिए कि चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर। लेकिन सभी समचतुर्भुज क्या नहीं हो सकते? वर्ग नहीं हो सकते। ये वर्ग नहीं हो सकता। सभी वर्ग तो समचतुर्भुज हो सकते हैं, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि वर्ग के लिए क्या चाहिए? प्रत्येक कोण 90 डिग्री चाहिए। क्या चाहिए? प्रत्येक कोण 90 डिग्री चाहिए। और समचतुर्भुज के लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। उसके लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि प्रत्येक भुजा बराबर हो। वो वर्ग की ऑलरेडी बराबर होती है। वो वर्ग की क्या होती है? ऑलरेडी बराबर होती है। अब देखो, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही है। कल से हम इसका थोड़ा विस्तृत रूप पढ़ेंगे। अभी आज ये चीज़ें आप अपने दिमाग में या जहन में अच्छी तरह बैठा लो कि समरूप आकृतियाँ क्या होती है और सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती है। दोनों मैंने आपकी पिछली क्लास का बकाया नहीं छोड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मैंने 9th क्लास का भी कवर कर दिया है और आपका 10th क्लास का भी कवर कर दिया है। आपको क्लास कंटिन्यू देखनी है। आप जब भी क्लास में बैठो पेन और नोटबुक लेके ज़रूर बैठे, और प्लीज़ अपनी जो बुक है वो भी लेके बैठे, ताकि आपको लगे कि हम कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, और वो खोल के बैठे आप। और उसके साथ आप देखते रहें कि ये जो चीज़ें बताई हैं ये हमें समझ में आई कि नहीं आई। फिर आप उसमें अगर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं वो मैं सब हल कराऊंगा। इस प्रश्नावली में कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रखा था। जो प्रश्नावली आपकी 6 है उसका कौन सा चैप्टर था? 6.1। कौन सा था? 6.1। इसके हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व कर दिए और क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए हैं। यही था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। आगे से हम क्या करेंगे, अगर एग्जाम्पल ज़्यादा होंगे तो एक एग्जाम्पल की क्लास लेंगे। नेक्स्ट डे हम करेंगे उसकी मेन प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट डे एग्जाम्पल करेंगे। हम सारा करेंगे, क्योंकि मैथ्स 10th में जो आपकी एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो आपके एग्जाम्पल से आते हैं, आपके एग्जाम्पल से आते हैं। इसलिए एग्जाम्पल कभी भी नहीं छोड़ना मैथ में। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये जो क्लास मैंने आपको बताई, जिस स्टूडेंट को, जिस भी बच्चे को ये क्लास मिली है, प्लीज़ ये अपने क्लासमेट को ज़रूर शेयर करें, वो भी इस वीडियो को देखे, उसे भी इसका कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि मेरा मोटो है, जो लोग क्लास से वंचित है इस समय, वैसे ही कोरोना की वजह से क्लासेस बंद हैं, इसलिए मैंने ये सोचा कि बैठा बैठा क्या करूँगा, कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को शेयर कर देता हूँ ज्ञान को, आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। ये मेरे लिए, मेरे बेटरमेंट के लिए है, क्योंकि मैं भी कुछ लोगों के लिए कर पाऊँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आपका कोई क्लासमेट जो इस क्लास से वंचित है उसको प्लीज़ ये ज़रूर शेयर करें। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।